ख़वातीनो हज़रात, मेरी तकरीबन पिछले 5 साल की मेहनत आज रंग ला रही है। मैं 5 साल से या 6 साल से मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो मेरी और कुछ बातें मैं जानने की कोशिश करूं और मैं फिर वो बातें आप तक पहुंचाऊं। दास्तान गोई के फ़न को रिवाइव करने में और फिर दास्तान को हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुनिया भर में ले जाने में आज जो हम दिलचस्पी दास्तान गोई के हवाले से या दास्तान के हवाले से देखते हैं और हम सब लोग उसमें शिरकत करते हैं, इसका क्रेडिट अगर किसी एक शख्स को जाता है तो वो महमूद फ़ारूकी हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस के ज़रिए दास्तान को हम तक पहुंचाया। हालांकि कुछ काम इससे पहले हमारे उर्दू के बहुत बड़े नक्काद शम्सुर रहमान फ़ारूकी साहब कर चुके थे, लेकिन वो सिर्फ तहरीरी हद तक कुछ काम था कि हम उसको पढ़ते थे और दास्तान को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन दास्तान है क्या, दास्तान में परफॉर्म कैसे किया जाता है, ये हम किस्से कहानियों में सुनते ज़रूर थे लेकिन देख नहीं पाए, क्योंकि पिछली कई सदियों से दास्तान परफॉर्म नहीं हो पा रही थी और कुछ कुछ चीज़ें हम उसके बारे में पढ़ लेते थे। महमूद फ़ारूकी एक ऐसा नाम जिसने दास्तान गोई को एक नई डायमेंशन दी और दास्तान को हम लोगों तक या हमारे बाद के आने वाली नस्लों तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। महमूद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दास्तान क्यों शुरू की, किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा और कैरियर में क्या क्या छोड़ना पड़ा दास्तान के लिए, ये सब बातें थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले महमूद भाई ये बताइए कि दास्तान है क्या? दास्तान एक बहुत ही फैला हुआ, बहुत वसी बयानिया है। इसमें कहानी जिसे हम कहते हैं या किस्सा कहते हैं, वो एक महदूद किस्म का बयान है और दास्तान बहुत ही फैला हुआ बयान है। तो दास्तान के बयानिए में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जाती रहती हैं और दास्तान का सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो जैसे हम कहें कि एक राजा और रानी हैं और उनकी बेटी है और उसकी किसी से शादी होने वाली है या शादी में कुछ मसले आते हैं, ये एक किस्सा हुआ। अब दास्तान उसकी जो बनाएंगे आप, तो उस किस्से के अंदर किस्से, किस्से के अंदर किस्सा दर किस्सा, फिर वो उसमें साइड ट्रैक इधर जाएगा, वो इधर जाएगा और उस ज़बानी बयानिए से वो उपजेगा और वो उपज के जो है उसका सिलसिला पोटेंशली इनफाइनाइट है कि वो आप उसको कब तक चला सकते हैं। तो दास्तान एक तकरीबन कभी ना ख़त्म होने वाला बयानिया है, एक ऐसी कहानी है जिसको आप चाहें तो जिसके सिलसिले हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और हम बचपन में सुनते आते थे दास्तान के नाम पे, अलिफ लैला का नाम सुनते थे हम बचपन से उर्दू में, या फिर क़िस्सा चहार दरवेश का नाम सुनते थे। लेकिन फ़ारूकी साहब की किताबों को पढ़ के समझ में आया कि जिन्हें हम दास्तान समझ रहे हैं वो दरअसल दास्तान है नहीं, और जो असली दास्तानें हैं तिलिस्मे होशरुबा वग़ैरह और जो हमारे दूसरे दास्तान वो लिख गए हैं, उनको हमने सफ़े हस्ती से भुला दिया है। तो दास्तान एक अजीब व गरीब और हैरान कुन और बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए बयान का एक सिलसिला है जिसमें एक तूफ़ानी रफ्तार है और उसमें इतनी प्लॉट का, एक्शन का, डायलॉग का, ड्रामा निगारी का, मंजर निगारी का एक ऐसा जादू है जो उर्दू या उर्दू के अलावा भी हिंदुस्तान की किसी दीगर ज़बान की किसी तहरीर में उस लेवल का, उस पाए का नज़र नहीं आता है। जी अच्छा महमूद भाई, ये दास्तान जो आप सुनाते हैं, जैसे दास्तान अमीर हमज़ा, तिलिस्मे होशरुबा, तो ये तो जब आप सुनाते हैं तो वो प्योर एक तरह से कुछ गाढ़ी उर्दू है, उसमें बहुत मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल होता है। तो ये जो ऑडियंस है, जो नई ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस है, जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, इस उम्र के लड़के लड़कियां जो दिलचस्पी ले रहे हैं, क्या ख़ास वजह है? मेरा ख्याल है इसमें अल्फाज तो वो समझ नहीं पाते, अल्फाज समझ नहीं पाते। इस बात से मैंने बहुत सालों से इंगेज किया है और दास्तान की किताब में भी इसके बारे में लिखा है। देखिए, जो स्टेज पे जो कम्युनिकेशन होता है ऑडियंस का परफॉर्मर के साथ, उसमें वर्ड का मीनिंग जिसे सिमेंटिक कहते हैं, वो कम्युनिकेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि परफॉर्मर जब बैठता है और सुनाता है तो उसका क्या भाव है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है और आगे कहाँ जा रहा है, उससे भी आप बहुत कुछ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वर्ड का मतलब आपको पता हो। बहुत लोग कहते हैं कि जी वर्ड का मतलब नहीं पता था लेकिन समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है।
तो बहुत ज़माने से हिंदुस्तान में ऐसा होता आया है कि आप उर्दू की कोई चीज़ पेश करते हैं, जैसे ही कोई मुश्किल लफ्ज़ आता है आप थोड़ा अपोलोजेटिकली या थोड़ा डिफेंसिवली उसका मतलब ऑडियंस को बताते हैं। यानी आपने अपनी ज़बान जो लोगों को नहीं समझ आ रही है, उनके समझ में नहीं आ रही, वो आप अपनी कम माएगी समझ लेते हैं, जबकि दर हकीकत वो उनकी कम माएगी है कि वो उनको इतनी अच्छी और खूबसूरत ज़बान समझ में नहीं आ रही है। तो हमने शुरू से, मैंने इसमें बात में बिल्कुल क्लियर था मैं कि हम जब दास्तान करेंगे तो हम ऑडियंस को ये कंसेशन नहीं देंगे या ये फील नहीं होने देंगे कि जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसमें हमारी कोई कमी है। हमारा शुरू से ये रवैया था कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं ज़बान तो यकीनन आपके अंदर कोई कमी है। अब बात यह है कि दास्तान उसके बावजूद, अपनी मुश्किल उर्दू के बावजूद, एक ऐसी उर्दू जो आज के आम नाजरीन को समझ में नहीं आती, आम उर्दू पढ़ने वाले को भी समझ में नहीं आती है, उसके बावजूद वो क्यों पॉपुलर हुई? मेरा ख्याल है वो इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि एक तो ज़बान की अपनी म्यूज़िक है, ठीक है, और ओरल नरेशन का एक अपना तिलिस्म है जब आप किसी चीज़ को ज़बानी बयानिए से सुनाते हैं। और हमारे यहाँ हर चीज़ सुनाई जाने के लिए थी। हमारे यहाँ श्रुति की रिवायत है, हमारे यहाँ संस्कृत की चीज़ें सुनाई जाने की चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ ज़बानी रिवायत, ज़बानी बयानिए की बहुत पुरानी रिवायत है और उसमें बहुत सारी चीज़ें, किस्से, कहानियाँ हमारे सिनेमा ने उनको लिया है पारसी थिएटर के हवाले से। तो उन किस्सों की जो ज़मीन है उनसे हम पहले से वाकिफ़ थे क्योंकि हमने कुछ ना कुछ अपनी फिल्मों में उस तरह का देख रखा है। दूसरे ये कि जब उस तरह की ज़बान आपको उस परफॉर्मेंस के साथ सुनाई गई, लोगों को, हमारे हिंदुस्तान में नौजवान नस्ल को थिएटर में थोड़े तमतराक के साथ और थोड़े शान के साथ, तो उसको उन्होंने बहुत जल्दी कबूल किया। उसको उन्होंने इसलिए भी कबूल किया कि जो प्लॉट हम उनके सामने रख रहे थे, जो एक्शन हम उनके सामने रख रहे थे, जिन कैरेक्टर्स से हमको उनको रूशनास करा रहे थे, अमर अय्यार है या अमीर हमज़ा है, या जो उनकी अय्यारियाँ, जो कारस्तानियाँ हैं, वो इस कदर अलाइव हैं और इस कदर जिंदा और जावेद हैं कि उनका जादू सर चढ़ के बोला। तो मेन चीज़ सबसे ये थी कि वो दास्तानों में जो बातें हैं, जो किस्से बयान किए गए हैं और जो अय्यारियाँ और मक्कारियाँ दिखाई गई हैं, वो अभी बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, वो जिंदा हैं, वो आज भी हमारे ऑडियंस से कनेक्ट करती हैं। इसलिए हमारी ऑडियंस ने बहुत जल्दी उनको कबूल किया। अच्छा महमूद भाई, जैसे फिल्म है, थिएटर है, हम फिल्म भी देखते हैं, हम थिएटर भी देखते हैं, फिल्म, थिएटर, दास्तान, अब दास्तान इन सब चीज़ों से मुख्तलिफ कैसे है? देखिए, तीनों चीज़ें नैरेटिव पे बेस्ड हैं। तीनों चीज़ों में एक नैरेटिव होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नैरेटिव में बिल्कुल क्लियर प्लॉट हो कि ए से लेके बी से लेके सी तक जाए। प्लॉट हो सकता है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो, लेकिन बहरहाल एक नैरेटिव है तीनों में। चाहे मनी कॉल की भी फिल्म हो, उसमें भी एक नैरेटिव है, और बाकी जो हमारे हैं डायरेक्टर्स, जो जिनकी फिल्में, उस सब में तो नैरेटिव क्लियर है। तो तीनों चीज़ों कहानी पे बेस्ड है। लेकिन फिल्म और थिएटर ऑडियंस को, या टेलीविज़न ऑडियंस के सामने जो मंजर खींचता है, वो मंजर आपके सामने बना हुआ है। दास्तान में जो आप मंजर बनाते हैं वो आप अपने जहन में बनाते हैं। तो दास्तान एक में कारी का किरदार बहुत फ़आल किरदार है, यानी जो सुनने वाला है, जो ऑडियंस है, वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है उस चीज़ को गढ़ने में जिस तजुर्बे से आप गुजर रहे हैं। हम अगर फिल्म में ये सीन दिखा रहे हैं कि हीरो ने 4 लोगों को मुक्का मारा, तो वो सीन आप देख रहे हैं, उसमें आपके लिए इमेजिन करने के लिए ज़्यादा नहीं है, या थिएटर में इमेजिन करने के लिए ज़्यादा नहीं है। जब आप दास्तान सुन रहे हैं और कोई आपसे कह रहा है कि एक आदमी ने 4 मुक्के किसी को मारे, तो वो सीन आप अपने जहन में इमेजिन कर रहे हैं। तो इस तरह हर आदमी अपने अपने जहन में इमेजिन कर रहा है। तो ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है उस एक्सपीरियंस को तश्कील देने में, जिससे दास्तान गोई आपको गुजारती है। अच्छा महमूद भाई, मैं अभी शमसुर रहमान फारूकी साहब की एक गुफ्तगू सुन रहा था, तो फारूकी साहब फरमा रहे थे कि दास्तान ईरान से हमारे यहाँ आई, ईरान से हमारे यहाँ आई, हमने उसमें क्या क्या किया? क्या मिन्नोआन कबूल कर लिया, वही सब चीज़ें हम लेके आगे बढ़े, या हिंदुस्तान ने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया था? बेइंतहा देखिए, तिलिस्म और अय्यारी थी पहले से, लेकिन तिलिस्म और अय्यारी को जिस कदर उठान हिंदुस्तान में मिला वो कहीं और नहीं मिला। दास्तान गोई बेशक ईरान से आई होगी, लेकिन आज ईरान में दास्तान गोई का नामो निशान नहीं मौजूद है। वहाँ पे शाहनामे का लोग सुनाते हैं, शाहनामा पढ़ते हैं, लेकिन दास्तान अमीर हमज़ा या और दास्तानों को सुनने सुनाने की रिवायत वहाँ ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे मीर अनीस के मरसियों में आपको जब, जो कहने को तो वो करबला के बारे में है, लेकिन मीर अनीस के मरसियों में आपको जब आपको उस ज़माने का अवध जीता जागता दिखाई देता है।
वैसे ही उन दास्तानों में जो है वो समाज की अक्कासी है बेइंतहा। तो दास्तान पूरी तरह से हिंदुस्तानी है एक तरह से कहा जाए। अगर यहाँ से जब वो रज़्म व बज़्म, ईरान की दास्तानें सिर्फ रज़्म व बज़्म तक महदूद थी। तिलिस्म और अय्यारी जो हिंदुस्तानी दास्तान गोई का खासा है वो हिंदुस्तान से ही उपजा। और यकीनन उसमें हमारी जो पुरानी कहानियाँ थीं, बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, उन सब ने अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है कि दास्तान में साहिर जब सहर करता है और बीर बनाता है, तो ये तो बेताल पचीसी में राजा विक्रम के हैं, बेताल उसका वीर हुआ, तो ये बीर बनाना, उनका पुतला बनाना, पुतले बना के जान फूकना, ये सब काम जो साहिर करते हैं वो बेहद पुरानी हिंदुस्तानी किस्सा गोई की रिवायत से उभर के आया है। और जो आप दास्तान गोई और थिएटर और फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, देखिए थिएटर एक ज़माने मतलब एक ज़माना आया जब थिएटर में सिनेमा जब आया तो वो सब चीज़ें जो थिएटर कर रहा था वो सिनेमा कहीं थिएटर से कहीं ज़्यादा पावरफुल तरीके से करने लगा। स्टेज पे आप ट्रेन नहीं दिखा सकते, स्टेज पे आप हवाई जहाज़ लैंड होता हुआ नहीं दिखा सकते, स्टेज पे आप एक्सप्लोजन नहीं दिखा सकते जिसमें 50 बिल्डिंगें बन जाएं। तो सिनेमा के आने के बाद से थिएटर क्या करे, क्योंकि जो चीज़ सिनेमा थिएटर कर रहा है वो तो सिनेमा कहीं बेहतर दिखा रहा है, तो अब थिएटर कहाँ जाए, क्या करे। तो कुछ लोगों ने उसका तरीका निकाला, जैसे हमारा पारसी थिएटर था, हज़ार लोगों का ट्रुप होता था, जब चलती थी तो पूरी ट्रेन चलती थी, पूरा एक शहर अपना वो बना के चलते थे। या फिर ब्रॉडवे है जो इतने बड़े स्टेज होता है, पूरी अपनी कारस्तानियाँ दिखाते हैं। मगर फिर कुछ लोगों ने ये सोचा और इस पर अमल करना शुरू किया, जैसे हबीब तनवीर हमारे यहाँ थे या यूरोप में ग्रोटोव्स्की थे, कि भाई थिएटर जो है वो दरअसल एक एक्टर का मीडियम है। एक्टर का ऑडियंस से डायलॉग जो है वो थिएटर का खासा है। वो चीज़ सिनेमा में नहीं मिलती और वो चीज़ थिएटर में नहीं, वो चीज़ टेलीविज़न में नहीं मिलती है। तो थिएटर की जो असल जो खासियत है और थिएटर का जो स्ट्रेंथ है वो एक्टर है। तो एक्टर स्टेज पे जो चाहे करे, हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा टीम डाम में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस और एक्टर का खेल होना चाहिए थिएटर। तो ये चीज़ हबीब तनवीर के साथ मैंने थोड़ा काम किया, उनके ऊपर फिल्म बनाई थी, तो वो चीज़ भी मुझे दास्तान गोई में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि आज के दौर में जब हर चीज़ विजुअल है और पीछे आप स्क्रीन लगा के सब कुछ करते हैं, दो आदमी सिर्फ बैठ के आपको दास्तान सुना रहे हैं, उसमें सिर्फ परफॉर्मेंस है, उससे ज़्यादा प्योर परफॉर्मेंस होना मुश्किल है। तो सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस भी देखने के लोगों को देखने को नहीं मिलता है, इसलिए भी दास्तान को लोगों ने इतने जल्दी सराहा। मैं जानना इसलिए चाह रहा था कि फारूकी साहब की ही गुफ्तगू से मेरी समझ में ये आया कि फारूकी साहब का ये कहना था कि ऑडियंस आपका सामने जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है जी। वो तो हम थिएटर में भी देखते हैं कि थिएटर में भी आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई प्ले हो रहा है स्टेज पे और उसका और डायरेक्ट उसी वक्त रिएक्शन भी मिलता है उसका। तो यही सब चीज़ें दास्तान में भी हैं जी। नहीं, आप बात कर रहे हैं लाइव परफॉर्मेंस की, दोनों लाइव परफॉर्मेंस हैं, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस का प्रोसेस दोनों का अलग अलग है। स्टेज पे आदमी आपको जो है वो खड़ा होके एक्शन करके दिखा रहा है, दास्तान में आपको बता रहा है कि ये एक्शन हो रहा है। तो करके दिखाना और बताने में फ़र्क है, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन बताने से क्या है कि आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आप मजबूर हैं अपने दिमाग पे जोर दे के सोचने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि उस पर एक धुएं का पुल बना है और पुल के अंदर 2 शेर धुएं के ऊपर खड़े हैं और एक इमारत धुएं की 3 दर्जे की पुल के ऊपर बनी है और उसके ऊपर, तो अब ये जो मैंने जो नक्शा खींचा इसमें हर आदमी की धुएं की इमारत अलग अलग होगी, मगर थिएटर में या फिल्म में हम आपको बनी बनाई को इमारत दे देंगे। तो ये बहुत फ़र्क होता है इसमें। महमूद भाई, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में और हिंदुस्तान से बाहर भी दास्तान को लेके आप गए हैं, तो जो ऑडियंस है, जो सामे है आपका, उसका रिस्पांस किस तरह का मिलता है? क्योंकि मुझे बहुत हैरत होती है जब शुरू में हमने ये सुना कि महमूद फारूकी साहब हैं, वो दास्तान करते हैं और दास्तान अमीर हमज़ा, तो हमने कहा भाई दास्तान अमीर हमज़ा हमने थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ी है, हमारी तो समझ में ही नहीं आएगी। तो वो ऑडियंस, जो एक नई ऑडियंस आपने तैयार की और वो ऑडियंस दास्तान की वजह से उर्दू की तरफ भी आई, फिर वो मीर गालिब को भी पढ़ने लगी, तो वो उस ऑडियंस का रिस्पॉन्स पहल कैसा लगा आपको? हाँ, मतलब शुरू में देखिए, जब मैंने पहली बार करने की सोची दास्त और मैंने तिलिस्म होशरुबा दरअसल पढ़ी, तो मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और थिएटर के एक्सपीरियंस के नाते जो मैंने थिएटर किया था और पढ़ा था, जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे ये लगा कि इसमें बेइंतहा ड्रामेटिक पोटेंशियल है।
मुझे उसी वक्त पढ़ के ही लगा था कि इसमें बहुत चीज़ें चुन के अगर उसको ढंग से पेश किया जाए तो ड्रामेटिक पोटेंशियल इसमें काफ़ी है। अब सवाल ये था कि उसको ऑडियंस कितने जल्दी कबूल करेगी नहीं करेगी, लेकिन खुशकिस्मती से पहला शो जब किया और उसको जब डिज़ाइन कर रहे थे अनुषा के साथ मिलके, इसको डिज़ाइन जब मैंने किया था तो ये हमारा क्लियर था आइडिया कि हम अपना डिज़ाइन बहुत सिंपल रखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम बयान कर रहे हैं वो इतनी कलरफुल है कि डिज़ाइन में हमको ज़्यादा टीम टाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कि सफ़ेद चादर हो, एक आदमी के बजाय 2 आदमी करें, ये इनोवेशन ये मैंने फारूकी साहब से कहा, उन्होंने उसको कबूल किया। तो 2 आदमी के आने से जो है ये फ़न इंटरैक्टिव बन गया और मॉडर्न थिएटर के ज़्यादा नज़दीक आ गया। तो चूंकि मेरा थोड़ा सा थिएटर का बैकग्राउंड था तो मैंने मॉडर्न थिएटर के हिसाब से ही इसे डिवाइस करने की कोशिश की थी। सफ़ेद चादर हो, अंगरखा पहने, अनुषा ने तजवीज़ दी, चौड़े गज का पायजामा हो, क्योंकि हम लोग अलीगढ़ का पायजामा आजकल पहनने लगे हैं। ये दुपल्ली टोपी भी एक सोचा समझा फैसला था, क्योंकि आजकल हम दुपल्ली टोपी छोड़ के बहुत सालों से यहूदियों वाली वो अरबी टोपी लगाने लगे हैं, जबकि हमारी रिवायत में दुपल्ली टोपियाँ थी। तो इन चीज़ों को लेके आना, दोबारा उनको असर नौ पेश करना, ये एक बहुत सोची समझी स्कीम और एक जिसे कहना चाहिए एक ख़ास पॉलिटिक्स के तहत किया गया था। तो शुरू से ही लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत ही जोशो खरोश से कबूल किया। आपको उम्मीद थी इसकी? मुझे ये थी ज़रूर, मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि ये चीज़ दूर तक जाएगी, लेकिन उससे मेरी उम्मीद से बढ़ के लोगों ने इसको सराहा। जब पहला शो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 2005 में हम लोगों ने किया था, फारूकी साहब ने उसमें उसके पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दी थी और बहुत ही उम्दा उन्होंने एक्सटेम्पोरे स्पीच दी थी, और विलियम डालरिम्पल ने भी कुछ कहा था। तो बहुत ही लाजवाब हमारा शो हुआ और उसके बाद से फिर शो पे शो मिलते चले गए, तो अपने आप ही रास्ता खुलता चला गया। हाँ, ज़रूर ऑडियंस को तैयार करना पड़ता है। देखिए, बड़ा मसला हमारे साथ ये है, अभी भी है, कि जो लोग उर्दू जानते हैं वो लोग थिएटर में नहीं आते, और जो लोग थिएटर में आते हैं वो उर्दू नहीं जानते। तो हमारी जो चीज़ है फॉर्म, उसमें परफॉर्मेंस एक हिस्सा है, ज़बान एक हिस्सा है उसका, और जो स्टोरीज़ हैं वो तीसरा हिस्सा है। 3 चीज़ें मिलके दास्तान गोई बनती है। अब अगर आप तीनों से शगफ रखते हैं तो आप उसका पूरा लुत्फ़ उठाएंगे। कुछ लोग आते हैं जो थोड़ा बहुत ज़बान से लुत्फ़ उठाते हैं, कुछ लोग परफॉर्मेंस से लुत्फ़ उठाते हैं, कुछ लोग कहानियों से लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन जो हमें जो जैसे संस्कृत में कहते हैं सहृदय ऑडियंस चाहिए, हमारी सहृदय ऑडियंस जो है वो, क्योंकि उर्दू थिएटर बहुत महदूद हो गया है, पहले बहुत उसका सिक्का चलता था, इसलिए हमारी सहृदय ऑडियंस कम मिलती है। लेकिन बहरहाल जो मिलती है जालिम ज़माने में गनीमत है, शुक्र है ऊपर वाले का। अच्छा महमूद भाई, दून स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ शख्स, जब हिंदुस्तान, पहले तो वो हिंदुस्तान वापस ही नहीं आएगा जी, और जब हिंदुस्तान वापस आता है तो उसके कुछ और ख्वाब होते हैं जी, और फिर एक ऐसी सिंफ में जी, ये सब कुछ करने की सोचना जो इससे पहले है ही नहीं। जी, अच्छा, कोई चीज़ मौजूद है तो आपके पास एग्जांपल है, यार उसने तरक्की की है तो मैं उससे बेहतर कर लूंगा, तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं। जी, तो क्या सोच के आपने ये सब शुरू किया और किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? नहीं, मैं ये चीज़ मैंने इसके बारे में कई बार लिखा है और कहा है कि जो पहला शो हुआ उस वक्त मैं शो परफॉर्मेंस करने की नहीं सोच रहा था। मैं फारूकी साहब की तहरीरें बचपन से पढ़ता रहा, मुझे उर्दू से कोई ज़्यादा वाकफियत नहीं है, मतलब घर में वालिद साहब ने मुझे पढ़ाई थी और थोड़ा बहुत अदब मैंने पढ़ा है स्कूल कॉलेज में, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मालूमात या वाकफियत मैं उर्दू से नहीं रखता हूँ। ना मेरी कोई ऐसे उर्दू कल्चर में परवरिश हुई, ना कभी स्कूल कॉलेज में उर्दू पढ़ी, ना उर्दू वालों के साथ लिखना उठना बैठना ज़्यादा हुआ। लेकिन फारूकी साहब चूँकि रिश्तेदार थे, बड़े अब्बू थे और एक तरह से हम सब के लिए आइडल थे, तो उनकी तहरीरें मैं पढ़ता रहता था। तो उनकी तहरीर जब मैंने शाहिरी शाही और साहिब क़िरानी पढ़ी तो वाकई मेरे होश खुल गए उसको पढ़ के, उसका दिमाग मेरा जो है 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि मुझे लगा ये इतनी शानदार रिवायत और जो क़िस्सों के इक़्तिबास उन्होंने दिए थे वो इतने शानदार थे। 46,000 सफ़हात पे फैली हुई एक दास्तान। तो मैं कॉलम लिखा करता था उस ज़माने में, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा था, तो और थिएटर मैंने किया था, तो हिस्ट्री, थिएटर, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आके दास्तान में एक तरह से गोया मिल गई। और फारूकी साहब ने कहीं लिखा भी है कि दास्तान गोई करने के लिए सिर्फ एक्टर होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको ज़बानों, अदब और तारीख़ हर चीज़ से शगफ़ रखना पड़ता है। बहुत मशहूर मराकश में एक कहावत है कि जब एक दास्तान गो या क़िस्सा गो मरता है तो वो अपने साथ एक पूरी लाइब्रेरी ले जाता है। तो इस तरह हमारा जो मेयार दास्तान गोई का था वो ये था कि इस तरह का इल्म जहाँ पे सारे इल्म के धारे आके मिलें। ये इत्तेफाक नहीं है कि मीर बाकर अली जो हमारे आखिरी बड़े दास्तान गो थे, जब तिबिया कॉलेज नया खुला
जिसमें डॉक्टरी यूनानी की मॉडर्न पढ़ाई की जा रही थी, दी जा रही थी, तो वो बाकायदा जाके लेक्चर्स में बैठते थे। इसलिए नहीं कि उनको डॉक्टर या हकीम बनना था, सिर्फ इसलिए कि उसका रंग भी दास्तान में ले आए। तो एक तरह से आइडियली दास्तान गो वो है, और दास्तान गो वो चीज़ है जिसमें तमाम मालूमात आपके पास हों। यानी अगर आप बयान करना शुरू करें किसी के जिस्म का, तो जिस्म के तमाम आज़ा का आपको इल्म हो, और आजकल मेडिकल साइंस के हिसाब से तो मतलब उसका जो है पोटेंशियल इनफाइनाइट है, और आप जो चाहें उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस मामले में खुशकिस्मत था कि जब मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने उसमें कॉलम लिखा दास्तान पे, और मैंने फिर बहुत सालों तक उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची। तो ये मेरे तमाम जो इंटरेस्ट थे, हिस्ट्री से, थोड़ा अदब से, थोड़ा ज़बान से, थिएटर से, ये सब, और ज़बान और अदब की पॉलिटिक्स से ख़ास तौर से, उन सब को मिला के ये यकजा हुआ। क्योंकि देखिए भाई, दास्तान गोई को हाशिए पे ढकेलने में सिर्फ थिएटर या मॉडर्न सिनेमा या हिंदी का हाथ नहीं था, हम खुद अपनी रिवायत से नाबलद हो गए थे। क्योंकि हमने खुद एक विक्टोरियन मौलवी पना अपने यहाँ पैदा किया था, जिससे आज हमारा जहन तश्कील हो रखा है, और जिसके तहत हम आज सब हिंदू मुसलमान सब उसी के ज़ेरे असर चलते हैं। तो उस विक्टोरियन मॉरलिज्म और मौलवियत को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी था, और ये दिखाना था कि भाई ये दास्तान है, इसमें शराब का भी जिक्र होता है, इसमें हवस का भी जिक्र है, मोहब्बत का भी जिक्र है, सेडक्शन भी है, इसमें बराजियात भी है, हर तरह की ऑल फॉल चीज़ भी है जिसे आप कहते हैं। तो आपने जैसे मेयार से गिरा हुआ समझ के हाशिए से हटा दिया था, वो दरअसल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती चीज़ है। तो उस चीज़ को उर्दू वालों के सामने, मुसलमानों के सामने, हिंदुओं के सामने, हिंदुस्तान के सामने लाना भी बहुत ज़रूरी था। तो उसकी पॉलिटिक्स भी मेरे लिए अहम थी। महमूद भाई, जैसे बहुत सारी चीज़ें किस्सा पारीना हैं और बहुत पुरानी हो गई हैं। आज जिस दौर में हम लोग सांस ले रहे हैं, ये साइंटिफिक अहद है, और उसी हिसाब से हम चीज़ों को समझने की भी कोशिश करते हैं। साथ साथ जैसे आपने ही फरमाया कि साथ साथ टीवी भी आ गई है, थिएटर भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है, इसमें टेलीविज़न आ गया है उसमें अपने। तो इन सब चीज़ों के होते हुए दास्तान, जिसमें ख़याल है, जिसमें ज़मीन और आसमान के कलावे मिलाए जाते हैं, वो कितनी अहम है? ये तो आपने साबित कर दिया कि वो बहुत अहम है। हाँ, ये तो आपने साबित किया दास्तान करके कि वो अहम है। नहीं, वो देखिए दास्तानों में एक अनबाउंडेड इमेजिनेशन है। तो जो अनबाउंडेड इमेजिनेशन है उसकी तो हमारे अहद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन बने बनाए इमेजेस से कंस्ट्रेन की जा रही है। और दास्तान, क्लासिकल म्यूज़िक की क्या रोल है सोसाइटी में? वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का क्या रोल है? ओपेरा का क्या रोल है? लेकिन वो चढ़ खूब सुने जाते हैं, खूब देखे जाते हैं। तो आर्ट का मकसद जो है वो सिर्फ आपको ये नहीं, आर्ट का मकसद दरअसल है जो हमारे यहाँ संस्कृत में और नाट्यशास्त्र में कहा जाता है, आपके अंदर एक भाव पैदा करना। ठीक है, उससे आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपके अंदर एक भाव पैदा हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप समाज में तब्दीली करें, लेकिन जितनी देर आप उस आर्ट फॉर्म से एंगेज कर रहे हैं, उतनी देर आप अपनी दुनिया और माफिया को भूल जाएं। उस लिहाज से दास्तान गोई की अफादियत है, उतनी ही है। अच्छा महमूद भाई, दास्तान जब हम सुनते थे या दास्तान के बारे में कुछ बताया जाता था, तो इसमें होशरुबा, दास्तान अमीर हमजा और कुछ फिर जातक कहानियाँ, जी 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 जी, ये सब चीज़ें हम तक पहुँचती थी। जी जी, और जो आपने परफॉर्म भी किया, जी जी, और लोगों को बताया, लोगों को उसमें इंगेज किया। ये बताइएगा महमूद भाई, उसके बाद बहुत सारी हम आपकी चीज़ें जो देखते हैं, आपने भी कुछ दास्तान में कुछ नयापन करने की कोशिश की? जी हाँ, बिल्कुल, कुछ नई चीज़ जोड़ने की कोशिश की? बिल्कुल। देखिए, मुझे तो लगता है मुझे खास अपनी ज़ात में कह सकता हूँ, और मेरे हम असर जो भी हैं, हम में से या उर्दू के जो भी अदीब हैं, उर्दू के बड़े से बड़े अदीब को मेरा ख्याल है कि 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे उस लेवल की प्रोज़ और उस लेवल की चीज़ लिखने में जो दास्तान गो हमारे सुना गए हैं। क्योंकि दास्तान गो हमारे एक बहुत ज़िंदा और तवाना रिवायत का हिस्सा थे जो कई सदियों से चली आ रही थी। तो जो चीज़ एक पूरी रिवायत कई सौ सालों में मिल के तामीर करती है, वो यकीनन उससे बेहतर होगी जो एक अकेला फ़र्द तैयार करेगा। तो उसमें कोई मतलब वो सामने की बात है। तो वो जो दास्तानें लिख गए हैं, जो नस्र लिख गए हैं, जिस तरह की चीज़ लिख गए हैं, उस तरह की चीज़ लिखना हमारे किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हम जिस अहद में हैं, जिस समाज में हैं, उसमें बहुत तरह की किस्से कहानियाँ कहने की गुंजाइश है, और बहुत तरह के किस्से कहानियाँ कही जानी चाहिए, जो कुछ कहानियाँ जो सुनाए जाने का तकाजा करती हैं।
तो अब जब दास्तान गोई का एक फॉर्म इन्वेंट हुआ फारूकी साहब की ज़ेरे निगरानी में, अनुषा, मैंने, हमने मिलके एक फॉर्म को जब री इन्वेंट किया और जब वो एक पोजीशन पे पहुंचा, फिर किसी ने हमसे कहा कि एक पार्टीशन पे हम कुछ करना चाहते हैं। उर्वशी बुटालिया थी उस वक्त ज़बान में। तो पार्टीशन पे करने के लिए मैंने सोचना शुरू किया कि किस तरह से किया जाए। वो इस कदर वसी एक फील्ड है और उस पर इतनी चीज़ें लिखी गई हैं। तो पहली चीज़ दास्तान, जो दास्तान नुमा या दास्तान ज़ादी जिसे आप कहें, वो बनाई, वो पार्टीशन पे बनाई। तो उससे अंदाज़ा हुआ कि जी मुकालमों की मदद से और उसकी मदद से एक नैरेटिव गढ़ा जा सकता है। जो नैरेटिव हम ज़बानी सुना रहे हैं वो नैरेटिव कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्लोजर हो। देखिए, आप कोई चीज़ लिखते हैं तहरीर, तो शुरू से लेके आखिर तक आप उसको तहरीर में आपको कंक्लूड करना पड़ता है। परफॉर्मेंस वहां कंक्लूड होता है जहां दास्तान वो उठ जाता है। तो दास्तान का परफॉर्मेंस कंक्लूड हो जाता है, नैरेटिव कंक्लूड करने की हमारे ऊपर मजबूरी नहीं है, जो एक लिखने वाले के ऊपर मजबूरी है। जैसे म्यूजिशियन सुनाता है तो उसके कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सारी रागें सुनाए। तो हम जब किसी टॉपिक पे दास्तान मैं बनाता हूं तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उस टॉपिक के हर पहलू का अहाता करूं। मेरा काम एक एंगेजिंग बयानिया बनाना है दास्तान की शक्ल में। अब क्या है कि दुनिया की हर चीज़ पे दास्तान नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि दास्तान में बयानिए का एक वक़ार है, एक भारी भरकम बयानिया होना चाहिए। और वो जिन थीम से उलझ रहा है वो थीम्स भारी भरकम होना चाहिए। उसमें शायरी का, अदब का, मालूमात का, इल्म का एक मेयार होना चाहिए। तब जाके कोई एक मॉडर्न, जैसे दास्तान का नैरेटिव कहते हैं, वो बनती है। सेडेशन का वाक़या था जिस डॉक्टर विनायक सेन पे लगाया गया था, वो एक ऐसी चीज़ है और एक ऐसा थीम है जिस पे दास्तान नुमा चीज़ बनाई जा सकती है। तो वो बनी, कई स्टेजेस में बनी, वो काफ़ी चली। विजय दानदे था कि चौबोली है। अब चौबोली चूंकि वो खुद ही दास्तान गोइयों की ज़मीन पे है। चौबोली की एक कहानी इंतज़ार हुसैन साहब लिख चुके हैं बतौर अफसाना। चौबोली की एक कहानी पे गिरीश कर्नाड अपना नाटक बना चुके हैं। चौबोली की एक कहानी पे टॉमस मन एक नावल लिख चुके हैं। तो इतनी चीज़ों से जो कहानी इतने इर्द गिर्द घूम रही है, यकीनन वो हमारे दास्तान का शक्ल है। और मुझे बहुत खुशी थी जब इंतज़ार साहब और फारूकी साहब दोनों ने चौबोली देखा था, तो फारूकी साहब ने यही कहा था कि देखिए इस पर क्या दास्तान का रंग चढ़ाया है। तो ये है बात जो मेन, जो एक्चुअली जो कलीदी बात है कोई मॉडर्न दास्तान लिखने या गढ़ने में, कि उसमें दास्तान का रंग होना चाहिए। ये दास्तान का रंग क्या है, इस पर भी मैंने बहस की है। जो आने वाली दास्तान की दूसरी किताब है दास्तान गोई की, कि उसमें किस तरह की फ़िज़ा हो, क्योंकि दास्तानों की फ़िज़ा थोड़ी पुरस्रार है, फ़िज़ा है थोड़ा, जिसमें माफ़ुकुल फ़ितरत चीज़ों का जो है वो बयान आता है। उसमें दुनिया का जो लॉजिक है और दुनिया जो नेचुरल जो फितरी लॉजिक है वो ज़रूरी नहीं है कि कारगर हो। उसमें बयानिए का एक बुलंद बांग लहजा होना चाहिए, कुछ शायरी होनी चाहिए। उन चीज़ों को मिला के एक दास्तान का रंग बनता है। मैंने कभी जो है वो शॉर्ट स्टोरी किसी की नहीं सुनाई, ना मैं उसको समझता हूँ कि वो मुनासिब है या माकूल है। वो काम नसीरुद्दीन शाह बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, कहानी सुनाने का, और बहुत बखूबी से करते हैं, परफॉर्म करके करते हैं। लेकिन जो सुनाने की चीज़ है उसमें ज़बान और बयान का वो मेयार होना चाहिए कि उसे आप लोगों के सामने दास्तान के तौर पे पेश कर सकें। अच्छा, दास्तान का मतलब ही ये है कि आप उसको सुनाएं लोगों को। जी हाँ। लेकिन हमें फारूकी साहब, आपसे बस थोड़ा सा पहले जब आपको स्टेज पे हमने देखा तो फारूकी साहब की किताबें चूँकि आ चुकी थी सामने हम लोगों के, तो हमने भी थोड़ा बहुत उसका मुतालिया किया। शायरी साहिब करानी, शाही साहिब करानी 3 या 4 जिल्दें हैं उसकी। जी, तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हमने पढ़ने की कोशिश की। फिर आप जब स्टेज पे आए तो हमें लगा कि इन सब चीज़ों की अब ज़रूरत उतनी नहीं है, क्योंकि दास्तान जिस चीज़ के लिए वजूद में आई थी वो अब दोबारा रिवाइव हो रहा है। लोग सुन भी रहे हैं और दास्तान को उसको सुना भी रहे हैं। साथ में आपने जैसे अब जिक्र किया कि एक और किताब आपकी आ रही है, तो आप इससे पहले भी दास्तान पे एक किताब लिख चुके हैं, तो उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? नहीं, किताब लिखने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि कुछ चीज़ें हैं जो सुनी भी जा सकती हैं और पढ़ी भी जा सकती हैं। और हम दास्तान कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बल्कि हमारे दास्तान करने की वजह से लोगों को फारूकी साहब की किताब और पढ़नी चाहिए, ताकि लोगों को तरगीब हो कि वो उन दास्तानों को पढ़ें जिनके ऊपर फारूकी साहब जैसे जय्यद आलिम ने अपने 20-25 साल लगाए हैं। तो अगर उर्दू के सबसे ब्राइट माइंड ने और सबसे क्रिएटिव माइंड ने 20-25 साल दास्तान पे लगाए हैं, इसका मतलब यकीन है कि वो उसको जो है वो कोई बहुत कीमती चीज़ समझते होंगे।
तो हमारा फ़र्ज़ यह है कि हम उनकी किताबों को पढ़ें और उन दास्तानों को और पढ़ें, क्योंकि 46 जिल्दें जो तिलिस्म होशरुबा की हैं, जिनकी वजह से दास्तान गोई वजूद में आई, उन दास्तानों तक पढ़ना, उनको पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक अकेला आदमी या 20 लोगों की टीम भी उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकती। और लोग आएँ, तिलिस्म होशरुबा पढ़ें, उनको बरतें, उनको जानें, बूझें और उस बहुत बेशकीमती धरोहर को और ज़्यादा दुनिया के सामने ले आएँ। महमूद भाई, एक आखिरी सवाल जी। सारे हिंदुस्तान में आपके शागिर्द फैले हुए हैं जी। और हम जब कभी बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान में ही कहीं मुंबई चले गए या लखनऊ चले गए, तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और जाहिर है दास्तान का जिक्र आता है तो वो आपके शागिर्द भी जाहिर है आप ही का जिक्र करते हैं और हम सब लोग भी। और आपको कैसा लगता है कि आपने दास्तान जो आपको लगा था कि आप इतनी बड़ी टीम तैयार कर पाएंगे? हाँ, नहीं मतलब देखें, टीम भी ऐसा नहीं है कि अपने आप तैयार हुई है। बहुत से लोग जो आज दास्तान कर रहे हैं, भले मेरे साथ ना कर रहे हों, अलग कर रहे हों, बहुत से लोग वो जो आए थे करने, तो ऐसा नहीं था कि मैंने कोई इम्तिहान लिया कि नहीं आपके पास इतनी अहलियत है तभी मैं आपको लूँगा या आप कुछ मुझे डेडिकेशन दिखाइए। जो आता गया मैं उसके साथ काम करता गया और वो लोग, उनमें से कुछ लोग आज अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कुछ उनकी अपनी मेहनत है, कुछ ये है कि कुछ बरसों का काम उनके साथ मैंने किया, उनको प्लेटफॉर्म दिया। और मेरा ये मैंने बहुत तरह के लोगों के साथ काम किया है। मुझे लगता है अगर शौक़ है और ज़ौक़ है तो दास्तान गोई के मामले में और एक्टिंग के मामले में कोई भी उसे कर सकता है, अगर उसे सही डायरेक्शन मिले और सही वो मिले। हाँ, तो अच्छा लगता है, लेकिन देखिए बहुत सी ज़रूरी ये बात है, देखिए उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी का हमेशा थोड़ा सा वो रहता है कि लोग करने वाले जो हैं 1000 हो जाएं और जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ना हो, उसके बनिस्बत 4 ही लोग करें, मगर जो करें वो अच्छा करें, वो ज़्यादा बेहतर है। फ़ारूक़ी साहब इस बात को बहुत कहते हैं कि मुझे आप 100 लोग जो उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं और उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो उनको हटा दीजिए, मुझे एक आदमी ऐसा दीजिए जिसने उर्दू सीखी और उर्दू पढ़ता लिखता है, तो वो एक आदमी ज़्यादा अहम है। तो शागिर्दों की तादाद से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे याद नहीं कौन से वो उर्दू के बहुत मशहूर शायर थे जिन्होंने कहा था कि जैसे ही कोई शागिर्दों का नाम लेता है मैं डंडा उठाता हूँ, लेकिन उससे बरतरफ मैं ये कहता हूँ कि शागिर्दों की तादाद ज़रूरी नहीं है, जो काम वो कर रहे हैं वो मेयारी हो और उस काम से दास्तान गोई की वक़ार बढ़े ना कि बल्कि घटे, ये ज़रूरी बात है। असल में महमूद भाई, जब दास्तान का जिक्र होता है, जैसे थिएटर है या फिल्म है, कुछ लोग फिल्मों में जाना चाहते हैं, जाते हैं, लेकिन बाकायदा ट्रेनिंग होती है। चूँकि फिल्म की एक अपनी तारीख है हमारे साथ, थिएटर का भी वही मामला है कि आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं, थिएटर देखते हैं, लेकिन जब दास्तान आपने शुरू की तो पहले तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। जी बिल्कुल, तो ये बहुत मुश्किल काम था कि कोई ट्रेंड आपके पास नहीं आएगा, जो आएगा वो बेचारा कोरा होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लेकिन ये भी है कि मैं ये कह सकता था कि जी मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करूँगा जिन्होंने थिएटर किया हुआ है, मैंने ऐसी भी कोई शर्त नहीं रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आए, कुछ उन्होंने वो उल्टा सीधा सीख के गए, यहाँ से गए हैं और वो ज़िंदगी में अच्छा काम करें, यही मेरी दुआ है, और मेयारी काम करें और अपने आप को चैलेंज करें। लेकिन ये तो देखिए, दास्तान गोई करना है आपको तो उर्दू ज़बान पे उबूर तो हासिल करना ही पड़ेगा, वो तो नागज़ीरी है। और उर्दू ज़बान पे तो आप जानते हैं कि आती है उर्दू ज़बान, आते आते तो हम सबको उम्र निकल जाएगी ज़बान पे वो महारत हासिल करने के लिए। और सिर्फ ज़बान की बात नहीं है, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया, देखिए दास्तान गोई जो है वो उसमें थिएटर के मुकाबले, थिएटर में एक्टर को रोल दे दिया जाता है, वो अपना पार्ट रट के बयान कर देता है, लेकिन दास्तान गोई के लिए ज़रूरी है आपके इल्म का विकास हो, आपके इंटेलेक्ट का विकास हो, आप तरह तरह की मालूमात हासिल करें, आप बोलने की आपको मश्क हो, आप बेतकान बोल सकें, तो अल्फाज का ख़जाना हो आपके पास, शायरी का ख़जाना हो, तब एक दास्तान को मुकम्मल होता है। अल्फाज की पूरी एक तारीख। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेला होना चाहिए आपके पास। मीर बाकर अली के बारे में कहा जाता था कि 3-4 घंटे तक दास्तान सुनाते रहते थे और मजाल है कि ज़बान पे लफ्ज़िश आ जाए या किसी लफ्ज़ पे या किसी हर्फ पे अटक जाए, तो वो ज़रूरी है, वो मेरा गैर मश्क नहीं आती। अच्छा महमूद भाई, क्या किया जाए इसको इंडिया हैबिटेट सेंटर में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में या अमेरिका में, जो बड़े बड़े सेंटर्स में दास्तान करना बहुत अच्छी बात है जी,
लेकिन इसको आम कैसे जी किया हाँ, जाए? बिल्कुल ये चैलेंज रहा है शुरू से। देखिए मैंने एक मतलब तस्वीर आपकी देखी थी कि आप जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे हैं। जी, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे भी की है, बस्तियों में भी की है, गलियों में भी की है, बाजारों में भी की है, लेकिन उस लेवल पे नहीं की है जिस लेवल पे करनी चाहिए। और ज़्यादातर एक तरह से एक बूर्जवा फॉर्म जो थिएटर में जो है वो बूर्जवा ऑडियंसेस के लिए किया जाता है, वहीं पे महदूद होके रह गई है दास्तान गोई, जो बहुत अफसोस की बात है। देखिए ये क्योंकि वो जो बात मैं ग्रोटोव्स्की की और पीटर ब्रुक की कह रहा था कि हिंदुस्तान एक ये गरीब मुल्क है, हर जगह थिएटर नहीं है, पर दास्तान गोई हर जगह हो सकती है। ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए, दो आदमी बैठ जाएं दास्तान सुनाने लग जाएं। तो ये बहुत ही आइडियल फॉर्म है, पुअर मैंस थिएटर भी है, और ग्रोटोव्स्की की किताब का नाम था टुवर्ड्स अ पुअरर थिएटर। तो पुअर लोगों के लिए है, पुअर मुल्क के लिए पुअर फॉर्म है, लेकिन उसका कंटेंट बहुत रिच है। तो हो बहुत सकती है दास्तान, उसको और ज़रा फैलाना चाहिए। और जिस तरह से उसका मतलब अभी बहुत काम बाकी है, इसका मतलब बहुत काम बाकी है। अभी मतलब सफ़र शुरू हुआ है, अभी बस हमें एक जैसे कहना चाहिए कि दास्तान गोई जो है ना, कि अभी जो है जैसे एक तिपाई होती है तो वो 3 पायों पे बड़ी मुश्किल से अभी चरमराती हुई हल्की सी खड़ी हुई है, लेकिन उसकी दीवार खड़े करने में, इमारत खड़ी करने में अभी कई दहाइयाँ और सैकड़ों लोग दरकार। लेकिन महमूद भाई, हम जैसे आपके चाहने वाले हज़ारों लाखों जी ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये दास्तान ऐसे ही चलती रहे और महमूद फारूकी साहब को हम बार बार ऐसे ही देखते रहें, ना सिर्फ बड़े बड़े स्टेजों पे बल्कि छोटी छोटी जगहों पे भी, जैसे आपने जिक्र भी किया, और ये ऐसे ही फले फूले। जी और पूरी उम्मीद है कि आप इसके साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज बरामद हुए हैं, इससे भी बेहतर होगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।